तो आज हम पढ़ रहे हैं 10th का चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्गीकरण। और यहाँ पर है आज पहुँचे न्यूलैंड और डेबोराइनर के बाद मेंडलीव का। ठीक है, तो ये हेडिंग का नाम है अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना। मतलब अभी तक टेबल जो है हमारी अव्यवस्थित है, ये 1834 की बात है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी है ये। न्यूलैंड के बाद जब उसको रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, तो अब ये हुआ कि भाई आगे खोज जारी हुई, वैज्ञानिक जारी कंटिन्यू करते रहे। तो ये हुआ कि गुणधर्म और परमाणु का द्रव्यमान उनका क्या है, उस तत्व का वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जो है मेंडलीव को जाता है। और आवर्त सारणी प्रारंभिक विकास मुख्य योगदान इन्हीं का रहा। वैसे तो और भी योगदान रहा डेबोराइनर न्यूलैंड्स के, लेकिन जो मेन माना है साइंस ने, कि साइंस जगत ने जो माना कि मेंडलीव का योगदान है। इन्होंने क्या किया, जो भी तत्व है उनके अपने गुणधर्म क्या है, उनका वजन क्या है, उनका आधार क्या है, और रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार व्यवस्थित किया। अब मेंडलीव जो है रूस के साइबेरिया के टोवोल्स्क में पैदा हुए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने की माँ के प्रयासों के कारण विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया। अब आप देखिए यहाँ पर माँ ने ही इनको जो है शिक्षा विश्वविद्यालय में प्रवेश कराया। योगदान कितना बड़ा है। यहाँ पर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, इसको बहुत अच्छा लगा मुझे ये कि एक माँ के कारण ही मेंडलीव पढ़ सके। और उसी मेंडलीव ने हमारा पीरियडिक टेबल इस्टेब्लिश किया, जो पीरियडिक टेबल हमारा केमिस्ट्री है। तो माँ का जब भी निबंध आएगा माँ के बारे में, आप इस लाइन को जरूर लिखिएगा। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन का है, उन्होंने माँ के योगदान से ही आगे बढ़ा है। दुनिया ने जब अस्वीकार किया था तब माँ ने उसको उत्साह दिया, प्रोत्साहन दिया। तो माँ के निबंध में जब आप इसको निबंध में इस पंक्ति को आप कोट करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा, आपका निबंध एक अच्छा बनेगा। ये मेरा अपना सोच है। उसके बाद माँ ने देखो आगे क्या, माँ ने ही उदाहरण देकर समझाया किसी भी चीज़ को। एक चीज़ पकड़ा और ये कहा कि इसके पीछे यह है, प्यार से समझाया। शेष संसाधनों मतलब जो कुछ भी उनके घर पर था उनको व्यय करके उनको जगह जगह पर ले गई, एग्जाम्पल से समझाया। अब वह जानती थी, माँ के बारे में बातें हो रही है, कि विज्ञान की मदद से हम बिना हिंसा के, कोई भी हिंसा किए बगैर साइंस क्या करेगा, बदल देगा, अच्छी चीज़ लेकर आएगा। प्यार से, दृढ़ता से अंधविश्वास को हराएगा, असत्य धारणाओं को दूर किया जा सकता है, गलतियों को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो माँ का योगदान है साइंस के प्रति, बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए ऐसी चीज़ों को पढ़ें और समझें और कुछ देर उस पर अपना मनन करें, मंथन करें। जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल के एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे ये कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, ज़रूर इन तत्वों को डालें। इससे आपके सोचने की फलक विस्तार बहुत बढ़ता है, आपका रेंज, आपका आवर हॉरिजन इज लार्जर देन आवर रेंज, मतलब हमारी सोच उससे ज़्यादा व्यापक है। इससे ये पता चलता है एग्जामिनर को इसकी सोच कितनी मतलब विस्तार है, क्या व्यापक है। तो जब मेंडलीव ने अब आते हैं कि उस समय ज्ञात कितने तत्व थे, 63 तत्व थे। आज 118 है, 118 है, लेकिन उस समय केवल 63 थे। उन्होंने परमाणु के द्रव्यमान, उनके भौतिक रासायनिक गुणों के बीच संबंध का अध्ययन किया। उन्होंने इसकी स्टडी की। तो उस स्टडी किस आधार पर की कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या है, उसका रासायनिक गुण क्या है, और उसका भौतिक गुण क्या है, मतलब वही फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, और उसकी अपनी द्रव्यमान क्या है। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के बनने वाले यौगों पर ध्यान केंद्रित किया। अच्छा, आप यहाँ देखो मुख्य केंद्रित क्या किया इन्होंने, जो मेन उनका केंद्र था अपने विषय का, उन्होंने जो केंद्र किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले यौगिक के पश्चात अब उसका गुणधर्म क्या है, इसके आधार पर उन्होंने सेट किया टेबल पर। हाइड्राइड तत्व के वर्ग के मूल गुण माना और 63 कार्ड बनाए उन्होंने। ऐसे लग रहा है कि जैसे बुक में जो 2-4 लाइनें आ रही है कि उन्होंने कार्ड बनाया, जैसे उनको करते हुए देख रहे हैं हम उनको ना, ये उनकी किताबों से लिया गया कार्ड। अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों लिखा, उन्होंने समान गुणधर्मों तत्वों को अलग रख दिया। जैसे मान लीजिए कि कुछ तत्व हैं वो एक जैसे लगते तो उनको अलग कर दिया, उन पत्तों को पिन से लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों का समर सारणी एक के बाद एक उसी क्रम में फिर से आ रहा है, निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जा रहे हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई और तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्तन फलन है। अब उन तत्वों का गुणधर्म क्या है, उनके द्रव्यमान का आवर्त फलन, इसी का निष्कर्ष है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप, जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है उसको तो ग्रुप माना, और 36 पंक्तियों को पीरियड कहा, तो इसी को पीरियडिक टेबल बाद में नाम आया। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 है। आप काउंट करेंगे 1 से लेकर यहाँ लास्ट तक Bi तक, एच से हाइड्रोजन से लेकर Bi तक काउंट करेंगे तो वह 63 आएगा।
तो मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित। उन्होंने अपने घर में अध्ययन किया, आपको पता ही है माँ के योगदान से वो यूनिवर्सिटी में गए, पढ़ सके, और फिर जर्मन पत्रिका में, और उनका जो क्या रहा, स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड हाइड्रोजन के सूत्र में अंग्रेजी का आर लिखा, और उसके बाद जो भी आते गए उनको दिया। जैसे CH4 को लिखना था, RH4 कर दिया, और CO2 को RO2, तो R जो है कॉमन था सभी के लिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धि यह है कि अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान पहले रखा, कभी कभी उन्होंने जो है इस क्रम को उल्टा भी कर दिया, विक्रम कर दिया, मैं ये कहूँगा क्रम का उल्टा कर दिया। अब विक्रम मतलब क्रम को बिखरा दिया। कैसे? इसके लिए कारण क्या रहा कि इसके लिए क्या, समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा जाए। समान, यदि वो जैसे मान लीजिए वो मेटल के गुण है, जैसे उसकी उसका मेटल का जैसे गुण है, हीट कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग है, और सोनोरस है, डक्टिलिटी है, तो उनको एक साथ रख दिया। आप एग्जाम्पल भी देखेंगे, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 5.89 है, निकेल का 58.7 है। तो 5.7 जो है पहले आना चाहिए, ये बात मान चाहिए उनके अनुसार, लेकिन इसको उन्होंने उल्टा किया। इसके पीछे कारण वही है कि जब भी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा उन्होंने इस क्रम को उल्टा क्यों रखा अपने टेबल में 63 वाले तत्व में। इसके पीछे रीज़न ये था कि उनको समान गुणधर्म वाले, अगर वो कंडक्टिंग करते हैं, हीट कंडक्टिंग करते हैं, अगर वो फ्लैटन होता है, या जो नॉन मेटल के मामले में अगर वो ब्रिटल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनको एक साथ रखा। इसके बाद अब एक प्रश्न और पूछ रहे हैं, क्या सारणी 5.4 को देखकर ऐसी एक विसंगति ढूंढ सकते हैं? ऐसी एक विसंगति और है टेबल में, ये आप अपने से देखेंगे। तो ऐसा देखने से क्या होगा कि हमको इस चीज़ के बारे में और डीप नॉलेज होगा। जब हम अपने से कोई चीज़ सोचते हैं, करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो हमें ज्ञात हो जाता है, अच्छे से समझ में आ जाता है, वो चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ये कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। अब देखिए क्या क्या किया उन्होंने, कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा उन्होंने। ऐसा क्यों किया? इन स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय, देखो ये किताब क्या कह रहा है, इन चीज़ों को दोष के रूप में मत देखो कि कुछ स्थान को छोड़ दिया, नहीं कर पाए। दृढ़तापूर्वक ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया, दृढ़तापूर्वक उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया था साइंटिफिकली कि कुछ ऐसे तत्व इसके बीच में आएंगे जिनका अस्तित्व है, लेकिन उस समय पता नहीं है। और ये अनुमान है, देखिए साइंस अनुमान पर नहीं चलता है, लेकिन उसके अनुमान, उनके अनुमान क्या हुए, बाद में वह सत्य सिद्ध हुए। इनका नामकरण उन्होंने इसी समूह के इसलिए आने वाले तत्व के एका संस्कृत का उपसर्ग, जैसे उपसर्ग का मतलब क्या है, उपसर्ग मतलब कोई चीज़, जैसे अनुशासन, शासन के पीछे अनु लगा दो, अनु हो गया, अनुशासन हो गया। शासन के पीछे प्र लगा दो, प्रशासन। तो ये उपसर्ग है। ऐसे इन्होंने क्या किया, बोरोन के आगे लगा दिया एका बोरोन, मतलब ये ऐसा आएगा। एल्युमिनियम के आगे एका लगा दिया, सिलिकॉन के आगे आएगा। तो मेंडलीव का जो अनुमानित एका एल्युमिनियम बाद में गैलीलियम के गुणधर्म की सारणी में सूचीबद्ध किया गया। देखिए यहाँ पर है ये कि परमाणु द्रव्यमान एका एल्युमिनियम का कितना रहा, 6.8 रहा। और वही बाद में उन्होंने ये उस समय पता लगा दिया था जो गैलियम आएगा, गैलियम उस समय था नहीं जानकारी में, ज्ञात में, लेकिन उन्होंने कहा ये जो नया चीज़ आएगा वो एका एल्युमिनियम के नाम रख दिया, उसका नाम इस समय हम ये रख देते हैं, बाद में गैलियम रखा गया। और उसका देखिए 6.97 रहा, वो उसके आसपास रहा। ऑक्साइड इसका क्या रहा, E2O3 Ga2O3। क्लोराइड का सूत्र ECl3 GaCl3। तो ये उन्होंने अनुमान लगा दिया, ये अनुमान सटीक बैठा। देखिए कितना गहरा इनका डीप अध्ययन रहा। इसी तरह हमें हर चीज़ का अध्ययन करना चाहिए कि हम किसी चीज़ को बहुत उसकी भूत वर्तमान भविष्य को जान सकें और तार्किक ढंग से उसको रख सकें। इससे मेंडलीव की आत्मश्रेणी की परिशुद्धता, आप देखिए शुद्धता ही नहीं, शुद्धता आगे परिशुद्धता, परि मतलब चारों ओर उसकी काट कहीं नहीं हुई, उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलीव के अनुमान को असाधारण सफलता के कारण, देखिए उनका अनुमान क्या था, साधारण नहीं, साधारण क्या और लग गया, असाधारण सफलता बताइए जिसकी कोई काट नहीं है। उसकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया, स्वीकार तो किया ही विज्ञान जगत ने, रसायनिकों ने, अपितु उनको उस सिद्धांत के अवधारण सृजक भी मान लिया गया। कितना बड़ा उपलब्धि था। और इस उपलब्धि के पीछे माँ का रोल था कि माँ उसको जगह जगह ले गई, जितना उनके पास संसाधन था, पढ़ा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया और प्यार से समझाया, उदाहरण देकर समझाया। किसी चीज़ को समझने के इतने, अगर हम मन से समझेंगे, संवेदनशील ढंग से पढ़ेंगे, तो वह बहुत ही उपयोगी होगा। हम पढ़ तो रहे एक चैप्टर, एक हेडिंग, लेकिन हमें दुनिया के बारे में जानकारी होगी कि यहाँ भी हम ये चीज़ लागू कर सकते हैं, वहाँ भी वो चीज़ लागू कर सकते हैं।
तो अब आगे देखिए और क्या हुआ। उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इनका उल्लेख किया गया। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय थी। ये एक तो अक्रिय थी, ये क्रियाशील नहीं थी, और वायुमंडल की ताप बहुत ही कम थी, न्यून था, नगण्य थे एक प्रकार से। तो मेंडलीव की आवर्त की विशेषता यह थी कि इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छिड़े बिना, जब इनकी गैसों को बाद में पता चला, ये अपने आप उसके बाद आ गए। तो कितना साइंटिफिकली, अगर यहाँ पर मैं तो ये चाहूँगा कि मेंडलीव की आप जीवनी पढ़ें, उसके द्वारा उसकी पुस्तक को पढ़ेंगे तो और ज़्यादा जानकारी होगी। इससे क्या होगा, हमें किसी चीज़ को समझने में और जानने में बहुत बेहतरीन हमें दृष्टिकोण मिलता है। हमें कोई एक पक्षी रूप से नहीं पढ़ना है, बल्कि किसी चीज़ को पढ़ें उसकी संपूर्णता में पढ़ें। जब हम निबंध लिखेंगे, साइंस का निबंध आ गया मान लीजिए IAS एग्ज़ाम में, PCS में और भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो उसको इस बेहतरीन ढंग से लिखेंगे। तो मेरा पढ़ने का माध्यम यही है, तरीका यही है। आप भी उसको इसी तरह पढ़ें, और किसी चीज़ को पढ़ें तो उसकी संपूर्णता में पढ़ें, उसको जानने सीखें। अगर हम हल्के से पढ़ेंगे, और मेन बात और है कि जब भी हम पढ़ें तो एक एक्सरसाइज उसको ना प्रैक्टिस करके पढ़ें। प्रैक्टिस मतलब इसके बाद क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को करें कि ऐसा हुआ तो ऐसे क्या हुआ, उस समय 63 थे, बाकी तत्व क्यों नहीं जान पाए, क्या साइंस उस समय इतना खोजे हालांकि जारी थी, आज इतने तत्व पता हुए तो क्या वे फिट बैठते हैं। इससे क्या है, हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होती है। इससे क्या है, हमारी दृष्टि और व्यापक होती है, और हम और बेहतर ढंग से अपने चीज़ों को समझते भी हैं, दूसरों को समझा भी सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। 2000 years later.